बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। मुस्वा कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के वालिद कामरान असगर कुरैशी को गिरफ्तार किया गया। उनके मोबाइल से क्या चीज़ें बरामद हुई हैं कि मजीद इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार वसी किया जाएगा और क्या कामरान असगर कुरैशी जल्दी बाहर आ सकेंगे और किसी तरीके से भी मुल्क से फरार होने की कोशिश में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। आज की वीडियो में ये भी आगे चल के शेयर करूंगी कि मारूफ अदाकार साजिद हसन के बेटे साहिर हसन, जो कि कुछ अर्सा पहले उस वक्त पकड़े गए जब अरमगान का मोबाइल डेटा चेक किया गया, शहराज को पकड़ा गया, तो उन्होंने निशानदेही की कि साहिर हसन से वो वीड वगैरह खरीदते थे। पहले साहिर हसन की मुस्तफ़ा के हवाले से कुछ और स्टेटमेंट सामने आई थी, लेकिन अभी रिसेंटली एक लेटेस्ट इंटरव्यू सामने आया है जिसमें कि साहिर हसन ने मुस्तफ़ा के हवाले से ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं जो कि पहले इंटरव्यू में नहीं बताई थी। क्या ये इंटरव्यू दोनों खानदानों का, यानी कि बताया ये जाता है कि कामरान असगर कुरैशी और इसी तरह जो साजिद हसन है, इनकी आपस में बड़े सालों की दोस्ती है, लेक्स लेक है, और ये दोस्ती जो है ये मनशियात बेचने की वजह से है, क्योंकि साजिद हसन खुद भी मनशियात का काम करते हैं और इंडस्ट्री के अंदर मॉडल्स और अदाकाराओं को वीड ना सिर्फ वो खुद सप्लाई करते हैं बल्कि उन्होंने इसके लिए मुख्तलिफ लड़कियां शोबिस की हायर कर रखी हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे ये जितनी भी मनशियात है ये सप्लाई करती हैं। तो कुछ अर्सा पहले भी एक बयान सामने आया था साजिद हसन का जिसमें उन्होंने अरमगान के हवाले से ये कहा था, अरमगान ने मुस्तफ़ा का कत्ल नहीं किया बल्कि अरमगान को फंसाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे साहिर हसन का जो पहला इंटरव्यू था वो कुछ और था, और अब जो नया इंटरव्यू आया है ऐसा लगता है कि जैसे साहिर हसन मुस्तफ़ा के हवाले से या तो पहले झूठ बोल रहा था और या फिर वो अब झूठ बोल रहा है। तो साजिद हसन का जो बेटा है साहिर हसन, जैसे कि वो बहुत कम उम्री से ना सिर्फ वीड इस्तेमाल कर रहा है बल्कि वीड को सप्लाई करने के साथ साथ घर के अंदर वीड की काश्त करना पूरी फैमिली को इस हवाले से पता है। इवन के जो उसकी अहलियां हैं जिनके साथ बताना है साहिर हसन का कि 1 माह पहले शादी हुई, वो भी ये जानती हैं कि कारोबार क्या लड़का करता था, यानी शादी से पहले उसके खानदान को पता है कि साहिर हसन का काम क्या है, मनशियात का काम है और पैसा इसमें खूब है, सो इसलिए उन्हें कोई एतराज नहीं था। तो साहिर हसन का जो पहला इंटरव्यू था जिसमें कि उन्होंने मुस्तफ़ा के हवाले से कुछ बातें की थी, मैं पहले वो आपसे शेयर करती हूँ। मतलब इस गया, I was taken away from the house and after that वो उन्होंने मेरे से जो भी बरामद किया उसके बाद ही बरामद किया, तो that's my defense, so I don't know where that came from. उसके अलावा दूसरे जो केस में the real reason they came to pick me up, they found me completely innocent of that and I have nothing to do with that other criminal Armagan case. I have nothing to do. I knew them as acquaintances. They weren't my friends. They would never buy from Mustafa and I would never sell to Mustafa. We were friends. Trying to pacify my dad, trying to go after my good name. And it's okay. I'll fight and face the charges. जी, तो ये वो पहला इंटरव्यू है साहिर हसन ने इंटरव्यू ये दिया था जबकि उसे अरेस्ट किया गया और ये वेरी नेक्स्ट डे उसे अदालत पेश किया गया था जिसमें कि उसने ये बताया था कि मुस्तफ़ा के साथ उसकी कोई दोस्ती नहीं थी, अलबत्ता अरमगान के साथ दोस्ती थी। अरमगान उससे वीड भी खरीदता था। लेकिन अब जो नया इंटरव्यू सामने आया है उसमें मुस्तफ़ा के हवाले से साहिर हसन ने क्या कहा है वो भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैं मुस्तफ़ा आमिर से पहली बार अपनी जिंदगी में मिला 2022। उस वक्त वो बिल्कुल सा बेबी सा था, थोड़ा शरारती था, लड़ता था। अपने अपने आप पे तो हर कोई लड़ता है। मेरे दोस्त मौज़म ने मुझे मिलाया उसको, मौज़म पटेल। He brought उसने उसको ले आया मेरे घर पे। We sat together, we had joined, became friends. And after that, like for 1 साल के लिए मेरे पास वीड आना बंद हो गई थी। मेरे पास वीड आना बिल्कुल, मेरा कनेक्शन नहीं था वीड से, तो मैं उससे मांगता था मुझे पीने के लिए। तो मैं मुस्तफ़ा से मांगता था कि भाई मुझे वीड दे दो, तो लाके मुझे देता था मेरा बेबी। वो 1-2 ग्राम लाके देता था मुझे पीने के लिए, सिर्फ, ज्यादा बड़ी अमाउंट नहीं, 1-2 ग्राम मुझे लेता था। फिर जब मेरे पास वीड आई और उसके पास खत्म हो गई तो उसने मेरे से भी 1 ग्राम जस्ट टू स्मोक, जस्ट टू सर्वाइव, ठीक है। तो कम मुद्दे पे आने पे 6-7 महीने पहले मुझे कॉल आते हैं मेरे एक और दोस्त से, वासे नाम है उनका, वासे गुलजार। वो मुझे कहते हैं कि भाई अरमगान ने 9.5 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीद ली है, 20 करोड़ का बंगला खरीद लिया है और उसके अलावा पता नहीं कितने कितने असले खरीद लिए और शेयर भी खरीदे थे उसका।
I was like, wow, how did you do this? इतना पैसा कहाँ से आया? कैसे कर सकता है वो 20 करोड़ का ये सारा गेम? He's like, he scammed old couple out of their pension fund, and उनने बहुत सारे मुख्तलिफ फ्रॉड केसेस करता था. वो स्कैम करता था लोगों को बोलता था कि भाई आप मुझे पैसे भेज दो, आई री इन्वेस्ट विद यू, या जो भी पॉन्जी स्कीम उसका चलता था, वो पैसे ले आता था पाकिस्तान और फिर वो गायब हो जाता. He would get it from foreign people. Another thing was that अपना तो what I heard from Ajay and all, because I didn't know anything. मुझे तो ये भी नहीं पता था कि ये सब पूरा था. But I'll tell you all of the contact I had with Armagan, because that's all I can tell you, the fair truth, right? So what happened was January 1st, New Year's. जनवरी पहली न्यू ईयर, ये होता है कि मुस्तफा और अरमगान के पेरेंट की लड़ाई होती है. किसी दोस्तों को पता नहीं था कि लड़ाई हुई है या नहीं, या फिर कुछ या कोई बात हुई है, लेकिन अब मैं आपको बोला तो अपने मेरी आंखों से क्या मैंने देखा था. जनवरी 4 को 4 जनवरी को मेरे पास आखिरी बार मुस्तफा आमिर आया था मेरे घर पे एक काम लेने के लिए, पीने के लिए. बोला मैं ले जा रहा हूँ. अपने दोस्तों के साथ भी आया था, शेरियार जसकानी और 2 और दोस्त उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे उसके. He came, he took a joint of weed from me and he left. He said I'll come back and I'll pay you for this tomorrow. I'll pay for it tomorrow. I said okay. So the next day was January 5th. He didn't come. January 6th, he didn't come. The second day he didn't come ना, क्योंकि मुस्तफा would come to me. वो मतलब 5,000 रुपए भी होता था ना वक्त. जी, तो ये साहिर हसन ने 2 मुख्तलिफ स्टेटमेंट दी हैं. जो पहली स्टेटमेंट थी वो ठीक है, या ये वाली जो स्टेटमेंट है ये ठीक है, ये तो अब अल्लाह ही बेहतर जानता है. क्योंकि दूसरी तरफ मुस्तफा की वालदा वजीहा आमिर, वो तो डे 1 से यही क्लेम कर रही हैं कि ना तो उनके बेटे ने कभी वीड का इस्तेमाल किया, ना कभी वीड को सप्लाई किया, ना उसकी कोई खरीदो फरोख्त की. लेकिन ये साहिर हसन के मनशियात का सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि इंटरनेशनल जो ड्रग माफिया है उसके साथ इसका ताल्लुक है. यहिया और बाजिल जो कि इसके साथ मिलके ये वीड अमेरिका कैलिफोर्निया से मंगवाते हैं, और फिर वो बता भी रहा है अपने इंटरव्यू के अंदर के मुख्तलिफ कोरियर कंपनीज हैं, लेपर्ड और दीगर कंपनीज के साथ मिलके कोरियर के जरिए कैसे इनके घरों तक वीड पहुंचती है. और इसमें कोरियर कंपनीज भी मुलविस हैं. 3 कोरियर कंपनीज के नाम आ रहे हैं, और इन कंपनीज के खिलाफ अभी क्या एक्शन लिया गया है, क्या इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, इस हवाले से अभी कोई चीजें सामने नहीं आई हैं. और साहिर हसन ने ये भी बताया कि मुस्तफा का उसके पास आना जाना था, दोस्ती थी, और वो अपने बेस्ट फ्रेंड्स को भी 4 जनवरी को साथ लेके आया, और इनके वालिदैन की भी आपस में लड़ाई हुई. यानी कि कामरान असगर कुरैशी और जो मुस्तफा के वालिद हैं और उनकी जो वालिदा हैं, इनका आपस में झगड़ा हुआ न्यू ईयर पे. अब ये वाली जो बात है झगड़े होने वाली, ना तो कभी वजीहा आमिर ने इसके ऊपर कोई बात की कि कोई झगड़ा हुआ था, ना ही दूसरी तरफ से कामरान असगर कुरैशी जो हैं उन्होंने कभी कोई ऐसे ही बात बताई मीडिया पे आके. हालांकि वो और तो हर तरह की हरकत मीडिया पे आके करते रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि कभी इन दोनों खानदानों की आपस में कोई लड़ाई, कोई झगड़ा हुआ. लेकिन एक बात तो ये क्लियर है कि स्टार्टिंग में जब ये केस सामने आया था, मुस्तफा आमिर मर्डर केस, तो उस वक्त ये चीजें सामने आ रही थी कि दोनों खानदान जो हैं वो आपस में एक दूसरे से दोस्ती रखते थे और मिलते जुलते थे. लेकिन बाद में वजीहा आमिर ने इस बात को बिल्कुल डिनाई कर दिया. उन्होंने कहा कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, अरमगान को तो वो जानती तक नहीं थी. लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी अपने इंटरव्यूज में बता चुकी हैं कि अरमगान के साथ मुस्तफा का झगड़ा मार्शा लड़की जो है उसकी वजह से चल रहा था, और ये झगड़ा उस वक्त ज्यादा इसने तकवीयत पकड़ी जब मार्शा 2024 अगस्त में अमेरिका चली जाती है और फिर दोबारा वापस आती है दिसंबर में, और इसी दौरान इनका आपस में झगड़ा बढ़ता है. मार्शा भी कत्ल की धमकियां देती रही और अरमगान भी, लेकिन इस सारे मामले में लगता ऐसे है कि जैसे कुछ छुपाया जा रहा है. मुस्तफा की फैमिली भी कुछ छुपा रही है, और दूसरी तरफ कामरान असगर कुरैशी या जो उनकी साबका अहलिया हैं सारा, वो भी कुछ ना कुछ छुपा रही हैं कि इस मामले के पीछे जो असल जड़ थी वो उसको छुपाने की असल में कोशिश की जा रही है. और वो सारा मामला जो छुपाया जा रहा है वो बेसिकली बिजनेस टाइकॉन
ان کی وہ جو بیٹی ہے مارشا، اس کی وجہ سے سارے معاملے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں پھر مزید لڑکیوں کے نام بھی سامنے آئے، حالانکہ ان لڑکیوں کا اتنا کردار نہیں تھا اس قتل کیس میں جتنا کہ مارشا کا تھا، لیکن پھر بعد میں وجیہہ عامر نے بھی مارشا کے ٹاپک پہ بات کسی بھی پلیٹ فارم پہ آ کے نہیں کی، بلکہ وہ تو خود معذرتیں کرتی رہیں۔ تو اس وقت ویٹ کی فروخت اور سپلائی کا جو طریقہ کار ہے ساحر حسن نے ایک تو وہ بھی واضح کر دیا ہے کہ کیسے کلائنٹ کو گھیر کے ان کے والد ساجد حسن لے کے آتے تھے۔ ساجد حسن شوبز انڈسٹری کے اندر مختلف ایکٹریس اور اسی طرح جو اداکار ہیں انہیں لے کے آتے تھے اور ماڈلز کو لے کے آتے تھے، اور ان کے جو پکے گاہک ہیں ان کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ بلا جھجک ان کو یہ ویڈ فراہم کر دی جاتی تھی۔ یحییٰ اور بازل کیلیفورنیا سے منگواتے تھے، اور یہ وہ کریکٹر ہیں کہ جو اب آؤٹ آف کنٹری مفرور ہو چکے ہیں۔ نجی کوریئر کمپنیز جو ہیں ان کے ذریعے یہ ویڈ منگوائی جاتی تھی۔ مصطفیٰ سے ملاقات ایک دوست معظم پٹیل کے ذریعے ہوئی تھی، یہ ساحر حسن کا اب کہنا ہے، اور پہلے ساحر حسن نے کہا تھا کہ مصطفیٰ سے میری کوئی دوستی نہیں تھی۔ ساحر حسن نے اپنے پہلے انٹرویو میں کہا تھا کہ میں نے BBA کر رکھا ہے، اور اب ساحر حسن کا کہنا ہے کہ میں نے MBBS کر رکھا ہے۔ تو اس لیے یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ جو پہلا انٹرویو تھا کیا وہ فیکٹس اینڈ فگرز پہ مبنی تھا، یا کہ یہ جو انٹرویو ہے یہ کسی اور طریقے سے کروایا گیا ہے کہ جس میں جو مقتول مصطفیٰ ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں ایسی ساحر حسن نے اب بتائی ہیں جو کہ پہلے نہیں بتائی تھی۔ اداکاراؤں اور ماڈلز کے حوالے سے ایک پورا ڈرگ ریکٹ چلایا جا رہا ہے، یہ بھی ساحر حسن نے انویسٹیگیشن میں بتایا ہے۔ پہلے تو ایک جو اداکارہ ہیں ہانیہ عامر، یشما گل اور کچھ اداکارائیں تھیں ساتھ، اب ماہرہ خان کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ جو مزید لوگ پکڑے گئے تھے انہوں نے ماہرہ خان اور اسی طرح 4 بڑے اینکرز ہیں ٹی وی کے، ان کے نام لیے تھے، اور پھر اس معاملے کو وہیں دبا دیا گیا، اور جو لوگ پکڑے گئے ان کا ریمانڈ تک نہیں لیا گیا، اور ان کو اسی طریقے سے جوڈیشل کر دیا گیا کہ نہ انویسٹیگیشن ہو اور نہ باقی چیزیں سامنے آئیں۔ تو اس وقت سندھ کابینہ کے اندر جو صوبائی وزراء ہیں ان کے بچے بھی اس پورے ریکٹ میں شامل ہیں۔ وہ کس طریقے سے بلوچستان سے یہ جب سپلائی آتی ہے مختلف کراچی کے ایریاز میں تو گاڑیاں سرکاری اس میں استعمال کرتے ہیں، کسی کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ ان گاڑیوں کو چیک کرے یا کہیں پہ روک لے۔ تو یہ ایک ایسا نشہ ہے کہ جو ساحر حسن بتاتا ہے کہ ایک ایک ہفتے کے لیے لوگ خریدتے ہیں، یعنی جو بڑے بڑے ایلیٹ کلاس ہیں، بیوروکریٹ ہیں، اور اسی طرح پولیٹیشنز ہیں، ان کے بچے ہفتے بھر کا ان سے خرید لیتے ہیں اور پھر وہ استعمال گھروں میں کرتے رہتے ہیں اور پھر دوبارہ سے ان سے منگوا لیتے ہیں۔ مصطفیٰ عامر کے ساتھ دوستی کے حوالے سے ساحر کا کہنا ہے کہ 2022 میں پہلی بار دوستی ہوئی تھی، وہ ایک بیبی ٹائپ بہت شرارتی سا بچہ تھا، معظم نے گھر لا کے میرے سے ملوایا تھا اور پھر ہماری دوستی ہوگی، اور یہ بھی انٹرویو میں کہنا ہے کہ وہ میرے سے ویڈ خریدتا تھا اور پھر میں اس سے بھی خریدتا رہا، یعنی کہ ساحر حسن کا تو یہی کہنا ہے کہ جو مقتول مصطفیٰ ہے وہ ویڈ کا کام کرتا تھا، یعنی خرید و فروخت کرتا تھا اور خود بھی استعمال کرتا تھا۔ تو دوسری طرف وجیہہ عامر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں۔ بہتر تو اب یہی ہوگا کہ وجیہہ عامر سامنے آئے اور ساحر حسن کے جو یہ الزامات ہیں مقتول مصطفیٰ پہ ان کا وہ ذرا وضاحت سے بیان دیں تاکہ مزید چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو سکیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ واسع گلزار ان کا جو مشترکہ دوست تھا ارمغان کا اور اسی طرح مصطفیٰ کا، وہ بھی ساحر حسن کا دوست تھا اور وہ ساحر کو بتاتا تھا کہ ارمغان کس طریقے سے امیر ہوا کہ 20 سے 30 کروڑ روپے کا اس نے گھر اور گاڑی اور اس طرح مختلف چیزیں خرید لی ہیں۔ یہ واسع گلزار بیسیکلی وہی دوست ہے مصطفیٰ کے لاسٹ آورز میں جو میسیجز وغیرہ تھے اس کو بھی کیے گئے تھے، لیکن یہ وہ والے دوست ہیں جو کہ اب غائب ہو چکے ہیں۔ رافع ایک دوست تھا جس کو میسیج کیا گیا، وہ بھی بیرون ملک فرار ہو گیا ہے کہ اسے کسی بھی انویسٹیگیشن میں شامل نہ کیا جائے۔ اسی طرح ایک یہ جو واسع گلزار ہے یہ بھی مصطفیٰ کا بہت قریبی دوست تھا، لیکن یہ لڑکا بھی اب غائب ہو چکا ہے۔ جتنے بھی مصطفیٰ کے دوست وغیرہ تھے وہ زیادہ تر جو ہیں وہ بیرون ملک فرار ہو گئے ہیں کہ انہیں اس انویسٹیگیشن میں شامل نہ کیا جائے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وجیہہ عامر کے جو بچے ہیں باقی، یعنی کہ
मकतूल मुस्तफ़ा के जो बहन भाई हैं उनको बैरून मुल्क शिफ्ट कर दिया गया है ताकि जब तक ये केस चल रहा है बच्चे उनके यहाँ पाकिस्तान में ना रहें बल्कि उन्हें आउट ऑफ कंट्री भिजवा दिया गया है। मुस्तफ़ा का केस चल रहा है, उसकी वजह से दीगर उनके जो बहन भाई हैं उनके साथ कोई प्रॉब्लम जो सामने ना आ सके। शहरयार और वासे और इसी तरह राफे वगैरह जो हैं ये मुस्तफ़ा के दोस्त थे और इसी तरह ये अरमगान के भी दोस्त थे, लेकिन जैसे ही ये कत्ल का पता चलता है कि मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया गया है तो ये दोस्त जो हैं ये सारे के सारे यहाँ से फरार हो चुके हैं और इस वक्त यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं है और पुलिस की कस्टडी में इस वक्त हैं साहिर हसन। और साहिर हसन तो अपने इंटरव्यूज बदल बदल के दे ही रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो मेन गिरफ्तारी हुई है वो है कामरान असगर कुरैशी की। पिस्टल उनसे 9mm बरामद हुआ है और इसी तरह उनसे आइस भी बरामद हुई है उनके घर से, यानी जो खियाबान मोमन में उनका बंगला है वहां से उनको गिरफ्तार किया गया। एवीसीसी ने ये गिरफ्तारी अमल में लाई। गिरफ्तारी के बाद जब कामरान असगर कुरैशी का मोबाइल चेक किया गया है तो ऐसी ऐसी वीडियोस बरामद हुई हैं, ऐसी ऐसी तस्वीर सामने आई हैं कि पुलिस वाले कहते हैं कि कामरान असगर कुरैशी जो हैं उन पर कई मजीद मुकदमात बन सकते हैं। एक तरफ कामरान असगर कुरैशी के तमाम मुकदमात खत्म करके क्रिमिनल रिकॉर्ड खत्म कर दिया गया जो पहले से तकरीबन 18 से 20 मुकदमात दर्ज थे, लेकिन अब जो मोबाइल के अंदर से डेटा सामने आया उसमें पुलिस वाले बताते हैं कि बहुत सारे मुकदमात दर्ज हो सकते हैं, बिलखुसूस जो जितना भी असला पकड़ा गया और उसमें इसराइली हथियार ओजी जो कि इसराइली आर्मी इस्तेमाल करती है, ये सारा असला जो है ये सारे का सारा खरीद के दिया था कामरान असगर कुरैशी ने। और इसी तरह जितना भी असला है वो सब का सब गैर कानूनी तौर पे घर में रखा गया था, लाइसेंस याफ्ता नहीं था और बगैर लाइसेंस के ही इस असले को इस्तेमाल किया गया। और ये वही असला है जो कि 8 फरवरी को पुलिस अरमगान को अरेस्ट करने पहुंचती है तो अरमगान भी पुलिस पे फायरिंग करता है और ये वही गैर लाइसेंस याफ्ता असला था। तो इस वजह से कामरान असगर कुरैशी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल सहूलतकारी का और इस तरह की चीज़ें इलीगल एक्टिविटीज़ में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सारी की सारी प्रोवाइड करने वाला कामरान असगर कुरैशी है। डार्क वेब पे जो अकाउंट इस्तेमाल हो रहा है वो भी कामरान असगर कुरैशी का था और इसी तरह जो मर्चेंट अकाउंट्स बनाए गए थे उसमें भी कामरान असगर कुरैशी के 2 अकाउंट हैं जो कि अमेरिका में काम कर रहे थे अरमगान के साथ। तो इसलिए ये कामरान असगर कुरैशी के हवाले से पुलिस का कहना है कि हमने ऐसी तस्वीर और वीडियोस कलेक्ट कर ली हैं मोबाइल में से, जो पर्सनल मोबाइल है कामरान असगर कुरैशी का, उससे मजीद मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और ऐसा नहीं होगा कि इसको बैरून मुल्क फरार होने दिया जाएगा बल्कि कामरान असगर कुरैशी को इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा। यहिया और बाजिल जो हैं इनको यहाँ से निकालने में, इनको मुल्क से किसी तरह फरार करवाने में भी बताया जा रहा है कि पुलिस के बड़ों का हाथ है जिन्होंने इनके घरों में बता दिया कि इन लोगों के नाम आ रहे हैं साहिर के पकड़े जाने के बाद। और फिर ये जितने भी एलीट क्लास के बिलखुसूस बच्चे हैं जो कि ये नशे का काम करते हैं और लोगों को जहर पिला रहे हैं, लोगों के बच्चों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, इनको यहाँ से निकालने में पुलिस के जो बड़े लोग हैं उनका हाथ है। ये भी बताया जा रहा है कि साहिर हसन, इसके जो वालिद हैं साजिद हसन, ये क्लाइंट्स को बड़े तरीके से घर में लाते थे कि कहीं इनको कोई फंसा ना दे कोई। उसमें ज्यादातर ये शोबिस की लड़कियां इस्तेमाल करते थे कि अगर किसी को भारी मिकदार में ड्रग की जरूरत है तो उसमें मॉडल्स और अदाकाराएं इस्तेमाल की जाती थी कि उनको फराहम की जाती थी और वो आगे फिर वो पहुंचाती थी। ये एक बड़ा ड्रग रैकेट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहा है और इसमें जितने भी लोगों के नाम हैं उनको फिलहाल छुपा दिया गया है। इस वक्त मुस्तफ़ा के हवाले से तो साहिर हसन ने बहुत कुछ बताया कि दोस्ती थी और वीड का इस्तेमाल होता था, लेकिन दीगर जो लोग हैं उनके बारे में नहीं नाम लिया। सूबाई वुज़रा के जो बच्चे हैं वो इनसे वीड खरीदते हैं और इसी तरह जो पुलिस अफसरान के बच्चे हैं, एलीट क्लास के बच्चे हैं, उनके साहिर हसन ने इंटरव्यूज में नाम नहीं लिए, जिससे ये नजर आता है कि ये इंटरव्यू जो है ये सिर्फ शायद मुस्तफ़ा के लिए करवाया गया था कि मुस्तफ़ा से रिलेटेड जो वीड के मामलात हैं वो सामने आ सके। कामरान असगर कुरैशी की गिरफ्तारी के बाद एक वीडियो भी सामने आई है कि जिसमें वो माफिया भी मांग रहे हैं कि उन्हें माफ कर दिया जाए, उन्होंने जो लोगों के साथ मिसबिहेव किया अहाता अदालत में, सहाफियों के साथ या पुलिस के साथ, जिसके भी साथ वो मिसबिहेव करते रहे, तो इसके लिए वो माफी तलाफी भी करते नजर आते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है
کہ اس وقت جو کامران اصغر قریشی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ارمغان اب دونوں ہی پولیس کی کسٹڈی میں ہیں. دونوں کو پولیس نے گرفتار تو کر رکھا ہے اور ان کی انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے، لیکن دوسری طرف جو سہولیات ہیں، جو پروٹوکول ہے، وہ بھی انہیں فراہم کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ایک آڈیو بھی سامنے آ چکی ہے. اور ساحر حسن کے بدلتے ہوئے بیانات، پہلے یہ کہنا کہ میں مصطفیٰ کو نہیں جانتا یا مصطفیٰ سے میری دوستی نہیں تھی، اور پھر اب ایک دم سے مصطفیٰ کے حوالے سے اتنے سارے انکشافات کر دینا، یہ تھوڑا سا مشکوک معاملہ اس لحاظ سے لگتا ہے کہ ایسا انٹرویو کروایا گیا ہے کہ جس سے مصطفیٰ کے حوالے سے یہ چیز کلیئر کی جائے کہ وہ واقعی ڈرگ سپلائر بھی تھا اور ویڈ کا خود بھی استعمال کرتا تھا، اس کے دوست بھی استعمال کرتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی مصطفیٰ کے کوئی بھی دوست جو کہ اس وقت اس کے ساتھ تھے اور جنہیں پتا ہے کہ ان کی کیا واقعی ان کے ماں باپ کی لڑائی ہوئی تھی 1 جنوری 2025 کو، کس بات پہ لڑائی ہوئی تھی اور کس وجہ سے مصطفیٰ کو قتل کیا گیا، کیا معاملات تھے، تو دوست سامنے آنے کی بجائے سب کے سب اس وقت غائب ہو چکے ہیں. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریے، لائک کریے، بیل آئیکن کو پریس کریے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.